हरीश रावत को आप सुन रहे थे। पंजाब की अहम जिम्मेदारी उनको दी गई थी और यकीनन एक संतुलन साधने की कोशिश यहां पर बैलेंस ऑफ पावर शक्ति संतुलन के जरिए कैप्टन के विरोधी खेमे को भी साध लिया, तो वहीं कैप्टन के करीबी लोगों को भी साध दिया और इस तरह से नए चेहरों की बदौलत कांग्रेस आगे बढ़ेगी। पंजाब में क्या करेगी जब 6 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे, इन चेहरों की बदौलत क्या जीत को फिर दोहरा पाएगी, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और अब 10 मिनट का और इंतजार। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आने वाली है। अब सवाल ये, मंत्रिमंडल विस्तार से 2022 में क्या होगा बेड़ा पार। यूपी से भी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में करीब 5 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। अब से कुछ देर में 7 नए मंत्रियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। खबर यह है कि मंत्रिमंडल के इस फेरबदल में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो 7 नए मंत्रियों में ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद को मौका मिलेगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। साथ ही 3 ओबीसी और 3 दलित चेहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 2022 यूपी के मद्देनजर बीजेपी का ये फेरबदल। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे। चलिए, अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि अब ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना है, 9 मिनट का और इंतजार, और इसी वजह से सीधे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास मेहमान बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। सैयद जफर इस्लाम साहब राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रभु चावला मेरे वरिष्ठ सहयोगी, एडिटोरियल कंसल्टेंट टीवी टुडे ग्रुप के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद प्रधान जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद है विजय त्रिवेदी सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम आपसे ही शुरुआत करते हुए, सभी के जहन में ये सवाल है, 2022 में होगा बेड़ा पार आज के इस मंत्रिमंडल से? सीधा सा जवाब, सबको साधने की कोशिश, लेकिन करिश्मा दोहरा पाएगी 17 वाला बीजेपी? देखिए चित्रा जी, जिस तरह से 2014 में सरकार हमने बनाई थी जो सेंटर में, तो 2019 में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आपने देखा जो रिपीट परफॉर्मेंस था वो 2014 से बेहतर हुआ था। उसी तरह से 2022 में जो 2017 में जो हमने परफॉर्मेंस दिखाया था उससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। ये जो एक्सरसाइज हो रहा है बहुत छोटा सा एक्सरसाइज हो रहा है। कुछ रिप्रेजेंटेशन जो कहीं है, मैं पार्टी को ऐसा लगा था कि कहीं जो कमियां रह गई हैं जो जिनको और रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, इसलिए आपने सही कहा 7 नए मंत्री बनेंगे। उसमें से ओबीसी से भी होंगे, उसमें से दलित समाज से भी होंगे, उसमें ब्राह्मण समाज से भी होंगे। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी कम्युनिटी और जो वर्क से वो होना चाहिए था, वो कहीं अगर थोड़ी बहुत उसको रीएडजस्ट करने की जरूरत थी, वो किया है। अनुराग भदौरिया जी, इससे 2022 के इलेक्शन को देखते हुए नहीं किया जा रहा है। 2022 का इलेक्शन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हमको है कि हमारे देश के जो वहाँ की जनता है उसका हमें पूरे तौर से कॉन्फिडेंस पर्याप्त है। 6 महीने बाकी हो और इसके ठीक पहले फेरबदल किया जा रहा हो और ये कहा जाए कि नहीं चुनाव हमारे ध्यान में नहीं है, तो इस बात पर कौन भरोसा करेगा। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, देखिए जातीय सामाजिक संतुलन साधने की एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की आज के इस मंत्रिमंडल फेरबदल के जरिए। देखिए, आप 4.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि उसने कोई काम नहीं किया है, तो उनको हार का डर सताने लगा है। इस कदर हार का डर उनको डर सताने लगा है कि रात में भी लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद खुलने लगी है। तो हड़बड़ाहट से अब काम तो किया नहीं, तो बताएं क्या जनता को? तो वो जाति समीकरण साधने के लिए मंत्री बना रहे हैं। ये मंत्री बना लें, कैबिनेट मंत्री बना लें, मुख्यमंत्री बदल दें या मुख्यमंत्री बना लें। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल तक इनका दर्द झेला है, चाहे कोविड काल का हो, चाहे बच्चों की मौतें हो रही, चाहे महंगाई बेरोजगारी से लोगों ने आत्महत्या की हो, रन हुआ हो, जनता ने तय कर लिया कि 2022 में इसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। अब जनता के सामने तो मंत्रिमंडल का कोई मतलब होता नहीं है। अब आप 3 महीने के लिए मंत्री बना रहे हो, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। मंत्री को यही नहीं समझ में आएगा मैं किस विभाग का बनाऊं। जब तक उनको विभाग समझ में आएगा 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या गाड़ी और बंगला देने के लिए मंत्री बना रहे हैं या जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए बना रहे हैं? जनता ने तो आपको हराने का मन बना लिया है, फिर आप 3 महीने के लिए मंत्री क्यों बना रहे हो? आचार संहिता के बाद बना देते, बोलते हम नया कानून बनाने वाले, आचार संहिता के बाद ही मंत्री बनाते रहेंगे। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का, हार का डर ऐसा सता रहा है। अरे भैया काम कर लिया था। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमान भी इंतजार करें, उनके पास हम चलेंगे। एक बार जवाब
जफर इस्लाम साहब की आवाज देखिए, ये चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हकीकत ये है कि जनता का विश्वास ये कोई भी पार्टी है, ये पार्टी है जो जनता का विश्वास खो चुकी है। पदाधिकारी बनाएंगे लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे भाई? फिर मंत्री क्यों बनाते हो? अरे पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हो। एक मिनट में बोल लूं, फिर आपको मंत्रिमंडल विस्तार पे रहे अनुराग भदौरिया जी, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। बाकी के 3 लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अनुराग जी प्लीज। कैबिनेट में पिछले उत्तर प्रदेश की जनता को आप जिस तरह से यहाँ रोका जा रहा है आपको कि आप बेतुकी बातें कर रहे हो, उसी तरह से जनता ने भी आपको रोक के रखा है। ठीक है, इसलिए कि 5 साल आपको 2012 से 2017 जिस तरह की अखिलेश जी की सरकार है, पूरी जनता ने देख लिया है और जनता ने इसलिए पूरे तौर से मन बनाया है, विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के चलिए ठीक है, ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 5 महीने दूर है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। सीधे रुक लेते हैं लखनऊ का। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? कितना और इंतजार करना पड़ेगा? और जरा नाम भी बताइए, कौन कौन से वो नाम हैं जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए लखनऊ से हम सबको दिखाई देंगे? देखिए चित्रा, ये कुछ देर के बाद 6 बजे से ये शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो मेहमान हैं, जो मंत्री, संभावित मंत्री हैं, वो पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। पहले मैं आपको नाम बता दूं, उसके बाद मकसद समझा देता हूं। जितिन प्रसाद हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से आएंगे। संगीता बलवंत बिंद हैं, जो कि गाजीपुर से हैं और निषाद समाज से आती हैं, ओबीसी हैं। धर्मवीर प्रजापति आगरा से हैं और ओबीसी कुम्हार जाति से आते हैं। पलटू राम बलरामपुर से हैं, अनुसूचित जाति से हैं। छत्रपाल गंगवार बरेली हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, ओबीसी से हैं। दिनेश खटिक जो कि दलित जाति से हैं, सोनकर हैं। और संजय गोंड जो कि सोनभद्र से एसटी शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। इसके अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट नाम है जो कि चुने गए हैं, जिनका नॉमिनेशन होना है विधान परिषद के लिए। उसमें भी आप देखें तो ऐसे वीरेंद्र गुज्जर हैं, उसमें संजय निषाद हैं, जितिन प्रसाद हैं, साथ साथ अंजन हैं। तो ये बीजेपी ने इस बार चुनाव के ऐन पहले ऐसी जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं था। इनके वोट्स जरूर बीजेपी को मिलते थे, लेकिन आप देखिए जो जाति भूंजा भूंजती है, जिसे लैया चना कहते हैं, ऐसे लोगों को इस बार भेजा जा रहा है विधान परिषद में। इसके अलावा खटिक जो मेरठ के हैं रहने वाले, उनका है। शेड्यूल ट्राइब से संजय गोंड हैं, पलटू राम हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बार जो ये गुलदस्ता बनाने की कोशिश की है, दरअसल उन तमाम जातियों को जो कि अति पिछड़ी जातियां होती हैं, जिनका की रिप्रेजेंटेशन बेहद ही कम होता है। हालांकि सॉलिड बीजेपी के वो वोट बैंक रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है। ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर के बीजेपी ने 2022 में ये दिखाने की जरूर कोशिश की है कि जो लोग आप लोगों को अभी तक जिसने नहीं दिया है वो हम दे रहे हैं। और बाकायदा हालांकि ये चुनाव के 5 महीने पहले कोई मंत्री बनता है तो वो कितना काम कर पाएगा ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये बीजेपी की एक बड़ी कोशिश जरूर दिखाई देती है। एक छोटा सा जवाब अभिषेक आपसे, क्या कुल 7 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे? इसके अलावा आपने 4 विधान परिषद जिनको भेजे जा रहे हैं उनका जिक्र किया, अभिषेक। जी बिल्कुल, 7 मैंने उनका नाम बताया जो कि मंत्री बनेंगे और 4 उनका भी ऐलान हो गया है जो कि विधान परिषद जा रहे हैं। और आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इन पूरे 11 लोगों में सिर्फ 1 ब्राह्मण है, बाकी तमाम लोग या तो ओबीसी से हैं या दलित से हैं, अति पिछड़ी जातियों से हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से हैं। यानी कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है इस बार इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन तमाम जातियों को, उस कम्युनिटी को, उस तबके को साधना है जो बीजेपी की वोट बैंक तो है लेकिन अभी तक वो अनरिप्रेजेंटेड थी। ऐसी स्थिति में ये बीजेपी का एक बड़ा गुलदस्ता बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है और चुनाव में इसका सियासी फायदा ये उठाने की कोशिश हो। और यूपी का जो जातिगत आंकड़ा है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किसका प्रतिनिधित्व, कौन सी जातियां हैं सबसे ज्यादा। आप देख पा रहे हैं कि दलितों की आबादी कितनी है, उसके बाद अग्री जातियां, पिछड़ी जातियां, सब कुछ डिटेल में है, आप देख भी सकते हैं। प्रभु चारवा जी, सीधे अब आपका रुख करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो नया गुलदस्ता बनाने की आज कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से आंका जाए? क्योंकि सामाजिक और जातिगत संतुलन साधते हुए 2022 जीतने की जिम्मेदारी इन्हीं चेहरों पर होगी। देखिए, हर बात पॉलिटिक्स जो आप कह रहे हैं, बुके पॉलिटिक्स जिसको आप कह रहे हैं, गुलदस्ता पॉलिटिक्स, इसके अंदर कई कलर मिसिंग थे, इसलिए इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है।
कि वहाँ बढ़िया फूल थे, उसके अंदर छोटे छोटे फूल नहीं थे। जो छोटी क्वालिटी के फूल होते हैं, कई बार हम बड़े फूलों को पसंद करते हैं, परंतु छोटी क्वालिटी के जो अननोन फ्लावर्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। तो अगर मैं तो बुके पॉलिटिक्स से कहूँ तो ये पहचान बदलने की कोशिश की गई है सरकार की, कि जब चुनाव के अंदर जाते हैं तो आप पहचान देते हैं। पहचान नेता की भी होती है, यहाँ पर उनके पास नेता है जो भगवादारी है, जो ठाकुर जाति से आते हैं, परंतु पहचान है बाबा जो हमारे हैं, वहां उनके चुनाव से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। परंतु उनके आसपास जो वर्कर होंगे या उनके सिपा सलार होंगे, वो कौन होंगे, उसका एक्सपेंशन करने की कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र के अंदर, जैसे आर्मी की बटालियन होती हैं कि क्षेत्र के अंदर ये कमांडर होगा, क्षेत्र के अंदर ये कमांडर होगा, यहाँ पर सीओ ये होगा। तो ये लगता है यूपी ने जहां देखा कि वहां उनके कमांडर एक खास किस्म के मिसिंग थे, उन कमांडर्स को खड़े करने की कोशिश की गई है। पर ये सब जिनके नाम गिनाए जा रहे हैं, ये कोई बड़े नेता नहीं है कि पहली बार कोई एमएलए बन के आया, कोई दूसरी बार बन के आया, कोई मंत्री नहीं रहा है। जो उस जाति के बड़े नेता उस क्षेत्र के अंदर हैं, वो शायद बीजेपी में अभी नहीं है अगर जाकर के देखें। परंतु बीजेपी की ये रही है एक तरह से, मोदी जी की और शाह जी की ये रही है कि नए लोगों को लाकर खड़ा किया जाए, नए बीजेपी के नेता क्रिएट किए जाएं। तो जाति के ऊपर भी ऐसे लोगों को लाए जो पहले नेता रह चुके तो रह चुके हैं, देयर हैज बीन। नाउ दे वांट कि इसके बाद जो होने वाले नेता हैं अगले 5 साल के अंदर जब बीजेपी की राजनीति चलाएंगे, क्योंकि अगर आप वोटों की प्रतिशत पे देखें तो असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के मुकाबले में कम मिले थे। पहली पार्लियामेंट जो आप देखें 2014 के अंदर, 2017 के वोट देखें, 2017 के अंदर 3% वोट कम हो गए थे, 19 से फिर बढ़ गए थे, 49% वोट बढ़ गए थे। तो अब ये देखना है कि जो बुके पॉलिटिक्स लाने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोगों को साथ में जोड़ा जाए, सिंबॉलिक होता है, सिंबोलिज्म होता है। अल्टीमेटली यूपी का चुनाव मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, काम पर होगा, बाकी लोग तो माने रखते नहीं है। लेकिन छोटे छोटे फूलों के जरिए अपने गुलदस्ते को महकाने की कोशिश की जा रही है। शरद प्रधान जी, सीधे आपका रुख करते हुए, इनमें सबसे जो नाम सामने आए हैं साथ, उसमें जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ब्राह्मण चेहरा वो माने जाते हैं, उनको भी इनाम दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। आप किस तरह से देख रहे हैं अपने गुलदस्ते को भरने की कोशिश, जहां कहीं कमी हो गई थी, बीजेपी यही दावा कर रही है। जितिन प्रसाद का जहां तक सवाल है, देखिए वो बहुत महीनों से इंतजार कर रहे थे, इसी लालच में वो गए थे और उनको, और कांग्रेस में वो सिवाय उनके कांग्रेस में एज अ ब्राह्मण लीडर कभी हैसियत नहीं रही, लेकिन बीजेपी ने उनको ब्राह्मण लीडर बना दिया है, अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी मुझे लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बारे में आम धारणा है कि बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर हैं, ओपनली प्रो ठाकुर हैं, तो ब्राह्मण कम्युनिटी में एक इस तरीके की नाराजगी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ एक ब्राह्मण को बना करके इनको ये तसल्ली है कि घूम फिर के ब्राह्मण जो है वो वापस बीजेपी में ही आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस है शायद बीजेपी को, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है। लेकिन ज्यादा केयरफुली इन्होंने इस पे वर्क किया है कि दलित और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, बिल्कुल जिस तरीके से उनको जो उनके ज्यादा तादाद में हैं। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जिन्होंने कि 14 में हर पार्टी से हर एक तबके के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, बीएसपी तब से डिक्लाइन पे चली गई क्योंकि बीएसपी के वोट में सबसे ज्यादा सेंध लगी थी। वहीं से दलित, यूपी का जहां तक सवाल है, यूपी में दलित और मोस्ट बैकवर्ड्स बड़ी तादाद में चले गए थे बीजेपी के साथ, और वो मेंटेन रहा 2019 में भी। लेकिन अब की बार लगता है कि इनको अपने पे उन जातियों को लेकर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे उसकी कोई वजह हो। बीच में अखिलेश यादव, उन्हीं जातियों को टैप करने में सब लोग लगे हैं। अखिलेश यादव का भी डिक्लेरेशन था कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे, तो शायद इस वजह से इस पे ज्यादा जोर दिया गया है। सिंबॉलिक है ये कि हम जो है सबसे बड़े रहनुमा हैं दलितों के भी और मोस्ट बैकवर्ड्स के भी, इसी वजह से इतनी बड़ी तादाद में। शरद प्रधान जी, आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का छोटी पार्टियों से गठबंधन को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस को लेकर, तो वो ये कहते हैं कि यूपी में तो कांग्रेस छोटी ही पार्टी है, तो यहाँ पर भी गोलमोल वो रहते हैं। हालांकि गठबंधन का क्या होगा ये महत्वपूर्ण होगा देखना। विजय त्रिवेदी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो गुलदस्ता बना रही है भारतीय जनता पार्टी, जितिन प्रसाद, जैसा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बड़ा ब्राह्मण लीडर उनको नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने उसी तरीके से उनको प्रचारित किया और यकीनन उसी रूप में उनको शामिल भी करवाया जा रहा है। आप इन चेहरों को किस तरह से आंक रहे हैं विजय जी? चित्रा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझना चाहिए कि हमें मंत्रिमंडल क्यों बनाया जाता है, उसका क्या मायने। उसके दो मायने हैं। एक तो सरकार के कामकाज को लेकर कि सरकार का कामकाज, जो इतनी बड़ी सरकार होती है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसकी जिम्मेदारियों को बांटा जाए। और दूसरा, जो एक जमाने में काशीराम जी जो बीएसपी के लीडर रहे, उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। तो
तो यानी कम्युनिटी जो है, हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है, उसके जो अलग अलग वर्ग है, कम्युनिटी है, दलित है, पिछड़े, ब्राह्मण है, ठाकुर है, उन सबको उस सरकार में हिस्सेदारी मिले ताकि वो सरकार की राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक ताकत का एंजॉय कर सके और अपनी कम्युनिटी को और स्टेट को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल, इन दोनों का मिक्सचर जो है इस कॉम्बिनेशन किया गया। आज जब 5.5 महीने पहले ये मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो रहा है तो साफ है कि ये सरकार के कामकाज में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएंगे, लेकिन सोसाइटी की जो हिस्सेदारी है उसमें वो मदद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पीछे दिलाता हूँ याद कि गोविंदाचार्य जब थे, के.एन. गोविंदाचार्य, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और मणियों की पार्टी कहते थे, हमारे बड़े पत्रकार प्रभु चावला जी जैसे लोग जानते हैं कि इस बारे में। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई और उस सोशल इंजीनियरिंग को सबसे बड़े तौर पर 2014 के चुनाव में अमित शाह ने इस्तेमाल किया और फिर उसका 2017 में जो इस्तेमाल हुआ उससे साफ नजर आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिल गई। अब उसी चीज को कैसे एक्सपेंड किया जाए, या जो बच गई हैं, जैसे जफर साहब कह रहे हैं कि जो हिस्से बच गए थे, जो नाराज हैं या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास दो बड़े अलग अलग वोट बैंक थे। यादव वोट बैंक था और जाटव वोट बैंक था। तो भारतीय जनता पार्टी ने नॉन यादव और नॉन जाटव वोट बैंक पर अपने आप को फोकस किया और उनमें से कैसे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निकाला जा सके उसका इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मण वोट के लिए जितिन प्रसाद को तो इसलिए भी लिया गया है कि कांग्रेस से आए हैं तो उनको लिया गया, और ब्राह्मणों की नाराजगी थोड़ी बहुत है, ये बात ठीक है कि ब्राह्मणों के बड़े नेता जितिन प्रसाद नहीं है, लेकिन इतना भी सच है कि ब्राह्मण का ज्यादा वोट आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो अभी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की हिस्सेदारी, ज्यादा से ज्यादा समुदायों की हिस्सेदारी उसमें हो जाए तो वो योगी जी की मेरे ख्याल से प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी कि वो जाया जाए और उसके साथ चला जाए। भले ही बड़े नेता नहीं है, लेकिन हर समाज का अपना एक नेता है और उसको ये विश्वास होगा, उसको ये संतोष मिलेगा कि मेरी हिस्सेदारी इस सरकार में है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। प्रभु चावला जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, पहले जैसा कि विजय जी बता रहे थे कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती थी बीजेपी, लेकिन अब उससे इधर अपनी छवि बदलने की कोशिश भी 2014 से हम लगातार देख रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुहूर्त पर नहीं, अब रणनीति पर ध्यान दे रही है। मैंने एक दिलचस्प बात निकाली है, योगी मंत्रिमंडल का यकीनन ये आखिरी विस्तार है। पितृपक्ष में इस विस्तार को किया जा रहा है और इसके पहले 21 सितंबर 1997 को कल्याण सिंह ने तब पितृपक्ष में ही शपथ लिया था जब मायावती से पावर शेयरिंग के आधार पर 6 महीने पूरे होने पर वो मुख्यमंत्री बने थे। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ आपको जितिन प्रसाद का चेहरा किस तरह से चमकता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन कांग्रेस छोड़कर जब वो बीजेपी में आए थे तो इसे दिन के इंतजार के लिए यकीनन प्रॉमिस उससे किया गया होगा। और जितिन प्रसाद मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। पहले कांग्रेस पार्टी में आपको बताते चलिए कि वो मंत्री भी रह चुके हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। यूपीए सरकार के दौरान भी उनको युवा चेहरे के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन बाद में लगातार जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई उत्तर प्रदेश में चली गई तो उन्होंने मौके को देखते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं जितिन प्रसाद जो मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यकीनन जिस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जितिन प्रसाद ने 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में वो सचिव बने थे। 2004 में अपने गृह लोकसभा सीट शाहजहांपुर से 14वीं लोकसभा चुनाव में किस्मत भी आजमाई और विजयी हुए। और जितिन प्रसाद 2008 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री चुने गए थे यूपीए सरकार के दौरान। 2009 में जितिन प्रसाद 15वीं लोकसभा चुनाव में धौरहरा से लड़े और शानदार तरीके से विजयी भी हुए थे। और यहां तक कि 2009 से उसके बाद लगातार उनका कद बढ़ता हुआ चला गया और एक के बाद एक उनके ऊपर भरोसा भी गांधी परिवार का हम सब ने देखा था। वही जितिन प्रसाद जो अब बीजेपी के हैं और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों पर प्रभु चावला जी आपकी टिप्पणी। ये चीजें, चुनाव जो होता है उसके लिए नए चेहरे लाने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ेगा। इसमें पर देखिए, आप बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पहला मुख्यमंत्री बैकवर्ड बनाया था, बना गया था कल्याण सिंह के नेतृत्व में जब मेजोरिटी आई थी तो पहला बेहतर। इसलिए बैकवर्ड की पॉलिटिक्स नई पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं है, ये है कि रिप्रेजेंटेटिव है, दिखाने के लिए कॉस्मेटिक चेंजेस करनी पड़ती है चुनाव से पहले, उन्होंने की है। बीजेपी अगर सरकार में आई, चाहे उनके जब सबसे पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तब सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट एमपी और वहां से चुन करके यूपी से आए थे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी थी। तो अगर आप बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन देखें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही है, ब्राह्मण उनको वोट देते रहे हैं।
सबसे बड़ा नेता ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में कोई हुआ है जो आज भी माना जाता है, वो रहे अपने कमलापति त्रिपाठी। उनको रियल तरीके से ब्राह्मण परिवार माना जाता था। आज भी उनके पुत्र जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शायद चले गए हैं। उसके बाद हरिशंकर तिवारी डॉन है, उनको ब्राह्मणों का नेता माना जाता है। तो अगर ब्राह्मणों के नेता की बात करें तो अपने जितिन प्रसाद मेरे मित्र के पुत्र हैं, उनके फायदा ये भी है, उनकी मां ठाकुर है।